उत्तराखंड बने 20 साल पूरे हो चुके हैं। 21वें साल में उत्तराखंड ने प्रवेश कर लिया है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किस तरीके से इन 20 सालों में उत्तराखंड में विकास हुआ है। अभी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं धर्मपुर विधायक जो 10 साल मेयर भी रहे हैं, विनोद चमोली जी राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। सर, आपको किस तरीके से लगता है इन 20 सालों में उत्तराखंड में क्या विकास हुआ है? देखिए, आप अगर 20 साल पहले का उत्तराखंड देखेंगे कि जिस हम लोगों ने नारा दिया था, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो, और कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा करके उस समय माहौल बना था। और इन नारों के साथ में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसको मैं कहता हूँ स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था। हर व्यक्ति उसमें स्वयं ही आंदोलन कर रहा था, स्वयं ही नेता था, ऐसी एक स्थिति बनी थी और राज्य का निर्माण हुआ। हमने उस समय उसके पीछे का जो सोच था वो ये था कि उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं, इसका जो नियोजन है, ये हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ रहकर हमें देख रहे थे कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं और वो व्यवहारिक नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग राज्य की एक मांग लेकर हम लोग चले थे और उसमें हमको सफलता भी मिली। आज हम अपने राज्य में बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो जिस सोच के साथ वो आंदोलन शुरू हुआ था कि हम अपने उत्तराखंड का नियोजन स्वयं के स्तर पर करना चाहते हैं, अपनी व्यवस्थाएं स्वयं चलाना चाहते हैं और जो योजनाएं बन रही हैं वो व्यवहारिक हों और धरातल पर उतरें, तो मैं समझता हूँ उस पर काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं। और इस 20 साल के अंदर हमने उत्तराखंड को लगातार बढ़ते हुए देखा है। हालांकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जो आम उत्तराखंडी है वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर उसका एक बिना किसी पूर्वाग्रह को लेकर और एक निष्पक्ष रूप से अगर हम विचार करेंगे तो हमको उत्तराखंड आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते उस पहलू को। पहले, आज पूरे गांव गांव में सड़कों के जाल बन गए। आज यहाँ पर तमाम मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, तमाम कॉलेजेस खुल गए। श्रीनगर जैसे हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, दोनों यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हमको मिली है। तो बहुत सारा काम इस समय हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये बात, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप उस पक्ष को जरूर जानना चाहेंगे जो उत्तराखंड के नागरिक के मन में रहता है, वो संतुष्ट नहीं है। और इस सवाल का जवाब मैं भी तलाशना चाहता हूँ कि आखिर संतुष्ट क्यों नहीं इतना काम होने के बावजूद। उसके दो तीन प्रमुख कारण मुझे लगते हैं। एक तो रोजगार एक बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो केरल और दिल्ली के बाद उत्तराखंड है, तो बहुत हाई है। तो हमारे यहाँ हर बच्चा पढ़ता है, हर बेटियाँ हमारी पढ़ रही है और ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छा एजुकेशन लिए हुए हैं। उनको उसकी अपेक्षा अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो वो एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमें रोजगार चाहिए। उसमें भी एक डिबेट हुआ था हमारे विधानसभा के अंदर। हम लोगों ने एक माइंड सेट बना रखा है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। इससे थोड़ा उभरना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। रोजगार एक व्यापक शब्द है, वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी रोजगार का एक साधन मात्र हो सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी ही रोजगार है ये मानना ठीक नहीं है। हमको कहीं ना कहीं उद्यमता की ओर भी जाना पड़ेगा और भी तमाम रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिसके माध्यम से हम अपने रोजगार को जनरेट कर सकें, अपने साथ साथ 4 लोगों को रोजगार दे सकें। और सरकारी नौकरी भी एक माध्यम है कि जहाँ जहाँ हमारे पद रिक्त हैं वहाँ हमको भरने पड़ेंगे ताकि हमारे देश से लोगों का समायोजन उसमें हो सके। तो एक रोजगार का विषय है जिस पर हमको काम करने की आवश्यकता, और काम हो रहा है, लेकिन चीज़ों में समय लगता है। अब धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दूसरा जो विषय है जो मुझे बहुत ज़्यादा मैं महसूस करता हूँ कि उत्तराखंड की जनता को अपनी सरकारों से जो अपनत्व चाहिए, जो ममत्व चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी मुझे कमी दिखती है। नेतृत्व से वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उसके प्रति एक संवेदनशील हो नेतृत्व, उसको अपनापन दिखाई पड़े, उसको लगे कि मेरी अपनी सरकार है, मेरा अपना नेता बैठा हुआ है, मेरा अपना जनप्रतिनिधि बैठा हुआ, मेरे बारे में पूरी चिंता कर रहा है। तो वो जो सोच है, वो सोच में कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। जब हम शासन सत्ता चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सोच गौण हो जाता है और आम आदमी को एहसास नहीं हो पाता कि वो उसकी अपनी सरकार चल रही है, अपने लोगों की सरकार चल रही है। क्योंकि आज अगर हम सिस्टम में जो करप्शन देखें,
हालांकि हमने बहुत प्रयास किया हमारी सरकार ने कि करप्शन पर लगाम लगाई जाए, जीरो टॉलरेंस की हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, बहुत सारे निर्णय भी हम लोगों ने लिए, बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इस व्यवहारिक पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आम आदमी को आज भी लेन देन करके काम कराने पड़ रहे हैं और कराने पड़ते हैं, जो हालत है। लेकिन आज कौन ले रहा है? मैं अक्सर बोला करता हूँ, भाषणों में मैं इस विषय को लेता हूँ कि पहले हम ये आरोप लगाते थे साहब उत्तर प्रदेश में जब हम लखनऊ जाते हैं तो वहाँ से हमको बिना पैसे लिए हमारे काम नहीं होते। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है वो पैसे लेने की राशि बढ़ गई। राशि कौन ले रहा है? कहीं ना कहीं सचिवालय में या इन विभागों में या जहां भी लोग बैठे हैं, ये सब पहाड़ के लोग तो हैं। तो हमारे लोग अपने लोगों से के साथ में भ्रष्टाचार में लेन देन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या ये उत्तराखंड के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो लोग सिस्टम में बैठे हुए, क्या उनकी संवेदना ही नहीं है क्या? क्या उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उनको लाभ नहीं मिला क्या? सही मायने में तो लाभ मिला, तो उनको मिला है सबसे पहला लाभ। तो भाई जो व्यक्ति क्लास 4th में होता तो सेक्शन ऑफिसर आज बना बैठा है या वो कहीं ना कहीं प्रमोट हुआ है, उसको बहुत सारे मौके आगे मिले हैं, उसके बावजूद वो अपने लोगों के साथ में लेन देन में इन्वॉल्व है। उसकी संवेदनाएं क्यों नहीं जग रही हैं कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, इन्होंने लड़ झगड़ के उत्तराखंड लिया है, हमने इनके लिए उत्तराखंड बनाया, उसका लाभ भी हमको मिला है, तो कम से कम इनकी देखभाल ठीक प्रकार से करें, इस गरीब को कम से कम आर्थिक चोट न दें। उसके काम हम स्वतः स्फूर्त जैसे मूवमेंट चलाता है, ऐसे स्वतः स्फूर्त हम हमारी संवेदनाएं क्यों नहीं जग रही हैं? ये मेरी चिंता का विषय है। और शायद यही कारण है कि आम आदमी तमाम डेवलपमेंट होने के बावजूद आज भी असंतुष्ट है। और अगर उसको एक सेंटेंस में हम कहें कि हमने अपना वर्क कल्चर जिस तरह से हमारा डेवलप होना चाहिए था राज्य बनने के बाद, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये समस्याएं खड़ी हैं। लोगों को लगता है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, ऐसा महसूस होता है। वैसे भी आप वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो उत्तराखंड बनने के बाद जो लाभ हुआ, ये तो नेताओं को लाभ हुआ है या फिर अधिकारियों को लाभ हुआ है? गलत नहीं बोल रहे लोग। जो प्रधान नहीं बनना था वो एमएलए बना, जो एमएलए बनना मुश्किल था वो मिनिस्टर बना, जिसका मिनिस्टर बनना मुश्किल था वो चीफ मिनिस्टर बना। ये राज्य में हुआ। और 70 सीटें हो गई, काम 19 लोगों से काम चलाते थे, और 70 सीटों पर 70 लोग डेवलप हुए। उसके साथ साथ और भी लोग नीचे के जो बाकी स्थानीय निकाय हैं, आपका जिला पंचायत है, अब वो देखते हैं कि जब एक गरीब आदमी पहले प्रधान बनता है और प्रधान बनने के बाद 5 साल के अंदर अंदर वो देहरादून में मकान बना लेता है, तो लोगों को भी तो दिखता है ना, वो तो सीधे दिखता है ना। या कोई विधायक बनता है, पहाड़ में चुनाव लड़ने के लिए जाता है, बहुत गरीब घर का लड़का होता है, विधायक बनता है, उसके बाद वो देहरादून में लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है, और उसके बाद पहाड़ उसके लिए सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र रह जाता है, और उसका सारा ताना बाना देहरादून और मैदानी क्षेत्रों में अपना बुन लेता है, तो वो लोगों को दिखाई पड़ता है। तो सीधे सीधे लोगों को दिखता है ये चीज़ें। तो जनप्रतिनिधि हो तो लोगों की आंखों में रहता है, हर समय आंखों सामने रहता है, तो उसका आचरण लोगों को दिखता है, तो लोगों को लगता है कि भाई इनका निरंतर विकास हो रहा है। उसी के बगल में दूसरा व्यक्ति आम आदमी है, वो उसका जो जीवन स्तर उस स्पीड में नहीं बढ़ रहा है। बढ़ा तो होगा लेकिन उस गति से नहीं बढ़ा होगा, तो वो जब तुलना करता है तो उसको कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि भाई इनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, ये ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, तो एक आक्रोश भी खड़ा होता है। इसी प्रकार जैसे मैं कर्मचारियों की बात की आपसे, अधिकारियों की बात की कि भाई उनको प्रमोशन दर प्रमोशन मिले हैं, बेहतर सुविधाएं मिली हैं, लेकिन आमजन जो नहीं है उसको सुविधाएं नहीं मिली। तो ये जब हम तुलना करते हैं तो वो लोग गलत नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सही विचार है उनका, सही आकलन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। अब तुम आगे बढ़ रहे हो तो हाथ पकड़ के दूसरे को भी खींचो ना। कर्मचारियों को एक वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि भाई अगर आप सरकारी नौकरी मिलना आज सौभाग्य की बात हो गई है, आम बात नहीं है, और आपको वो मिली हुई है, आपका लाइफ सिक्योर हो चुकी है, आपको तनख्वाहें अब तो अच्छी हो गई हैं, आपका पेंशन प्रोविजंस हैं, आपकी लाइफ सिक्योर, आपकी फैमिली सिक्योर, तो भाई किसी इनसिक्योर भाई के बारे में भी सोच लो ना। उससे तो क्यों पैसा लेते हो काम करने के? उसका काम क्यों नहीं करते हो उस तत्परता के साथ? उसके प्रति संवेदना क्यों नहीं रखते हो? तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जो अंतर ये दिखाई पड़ता है, ये अंतर ही असंतोष का कारण है, ये अंतर ही असंतोष का कारण है। वरना विकास तो आज ऑल वेदर रोड्स बन रहे हैं पूरे पहाड़ के अंदर। कभी सोचा था किसी ने क्या इतनी बड़ी रोडें बनेंगे और इतना बड़ा काम हुआ? रेलवे लाइन जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे। कभी सतपाल महाराज जी कर्णप्रयाग करते थे, और हम लोग भाषणों में जब वो कांग्रेस में होते थे तो मजाक उड़ाते थे कि सर सतपाल महाराज अभी तक सर्वे का ही जो है वो करा रहे हैं। आज वो चिरथात होता दिख रहा है।
आज वहाँ रेलवे लाइन जा रही है, आज हेली सेवाएं हम पहाड़ के लिए शुरू कर रहे हैं। क्या सामान्य बात है क्या? आज देहरादून की कनेक्टिविटी, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो 40 फ्लाइट्स हमारे रोज चलती हैं, 40 फ्लाइट्स। एयरपोर्ट छोटा पड़ गया तो क्या ये डेवलपमेंट का काम नहीं है क्या? इतने मेडिकल कॉलेज हमारे खड़े हो गए, क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? आज मैं कोरोना पीड़ित रहा, एम्स में मेरा इलाज हुआ, मैं ठीक होकर आया, आज एम्स हमारे दरवाजे पर है। क्या डेवलपमेंट नहीं क्या? ये भी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। ये सब चीज बड़ी चीजें हैं। आदमी छोटी चीजों में उलझा हुआ इसलिए बड़ी चीज दिखाई नहीं पड़ती है। ये सब हो रहा है, लेकिन जो बात आपने कही कि जो अंतर है, जब उस अंतर का हम आकलन करते हैं, जब उस वर्क कल्चर का हम आकलन करते हैं, तो आम आदमी में असंतोष होता है। पहले हम कहते थे हम गांव इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि हमारी सड़कें नहीं हैं, और उस समय गांव भरे पूरे थे। आज जब गांव तक सड़कें पहुंची तो गांव जाने के लिए नहीं, गांव से आने के लिए बन गई। आज गांव खाली हो गए। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि विकास ही पलायन का पैमाना है कि विकसित होगा तो लोग वहां रुकेंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। गांव में सड़कें चली गई, पानी चला गया, बिजली चला गया, गांव खाली हो गए। जब तक ये सब कुछ नहीं था तब तक गांव भरे पूरे थे। तो ऐसा नहीं है, इसको ठीक प्रकार से इसका आकलन करना पड़ेगा। वैसे प्लान की बात कर रहे थे, पर अगर देखा जाए तो प्लान के सबसे बड़े कारण रोजगार है, स्वास्थ्य और शिक्षा है। लेकिन क्या कारण रहे कि ये सब दूर होते गए? आज इतने साल हो गए, हमारे पहाड़ों में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो धीरे धीरे लचर हो रही हैं। आप लगा सकते हो कि पहले हमारे जिला अस्पताल जो थे वो उसमें पूरे डॉक्टर रहते थे। क्या कारण है कि ये डेवलपमेंट नहीं हो पाया, फिर भी पलायन बढ़ता रहा? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा ना कि विकास को डेवलपमेंट का पैमाना, पलायन रोकने का पैमाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं, सब हमारे दिख रहा है। अभी क्या है, जो पहाड़ों की स्थिति है, एक रोजगार बड़ा पहलू है। पलायन होता कैसे पहाड़ से? उदाहरण के लिए, पहले हमारे लड़के ने हाई स्कूल के एंटर किया, वो पढ़ने के लिए देहरादून आता था या और मैदानी क्षेत्रों में ग्रेजुएशन के लिए जाता था, वो अमूमन होता था। या नहीं भी गया तो इंटर करने के बाद उसको रोजगार चाहिए, नौकरी उसको वहाँ मिल नहीं पाती है, नौकरियों के वहाँ अवसर कम है, तो नौकरी करने के लिए वो बाहर आता है। वो 2-4 साल नौकरी करता है, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद 2-3 साल में बीवी घर में रहती है, बाद में बीवी कहती है मैं भी साथ चलती हूँ। वो अपनी पत्नी को ले आता है, फिर यहाँ अपना ताना बाना बनता है। घर में बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, माँ बाप की स्वास्थ्य खराब होता है, तो बार बार घर जाके जो खर्चा करना पड़ता है, उसके बजाय वो माँ बाप को भी साथ ले आता है और घूम फिर को घर खाली हो जाता है। ये अभी तक की वहाँ की पलायन की प्रक्रिया है, जिसको मैं नज़दीक से समझ पाया। और जो सक्षम है वो तो खैर करते ही हैं बेहतर सुविधाओं के लिए। तो इस पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार ने जो पलायन आयोग बनाया, पहली बार पलायन को लेकर गंभीरता सरकार ने दिखाई है कि हम कैसे कर इसके कारणों पर जा रहे हैं, इसके जो दुष्प्रभावों पर जा रहे हैं, इसके जो कारक हैं उनको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी ग्रोथ सेंटर्स की बात आई, 95 ग्रोथ सेंटर्स अभी तक हो चुके हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि न्याय पंचायत तक जाने की तैयारी है। तो जो मैंने कहा ना, रोजगार शब्द का व्यापक अर्थ है। रोजगार कृषि के माध्यम से भी हो सकता है, रोजगार आपका व्यापार के माध्यम से भी हो सकता है, रोजगार नौकरी के माध्यम से भी हो सकता है। रोजगार का एक व्यापक स्वरूप में लेना चाहिए रोजगार शब्द को। तो अभी जैसे हम लोगों की जो उत्पादकता है पहाड़ के अंदर, जो भी खाद्यान्न हम उगाते हैं, हमारे पास विपणन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से हमको वो सुविधा मिल रही है। हम वहाँ अपना प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमको वहाँ से स्किल्ड किया जा रहा है, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो खरीदा जा रहा है। आज ये भी थानों का जिक्र था उसमें, हालांकि मैं थानों से बहुत कन्विंस इसलिए नहीं कि थानों शहर में है, पहाड़ों के अंदर ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ भी ये चल रहा है। तो पहली बार पलायन को, रिवर्स पलायन की हम लोग बात कर रहे हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, हम नए टूरिस्ट स्पॉट्स खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उसमें सेचुरेशन आ चुका है, तो नए एवेन्यूज तलाश रहे हैं। तो इस पर काम हो रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ का जो मानस है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि हमको पहाड़ को खड़ा करना है। सिर्फ राज्य बना देने मात्र से या राज्य की लड़ाई लड़ने मात्र से हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो रही हैं। हमारी जिम्मेदारी इस पहाड़ को खड़ा करने की भी है, एक वर्क कल्चर डेवलप करने की भी है, एक सोच डेवलप करने की भी है। आज जो सक्षम होता है वो नीचे को आने शुरू कर देता। जो सक्षम कौन होता है? जिसके पास क्षमताएं होती हैं, चाहे वो मानसिक रूप से मजबूती हो, चाहे शारीरिक रूप से मजबूती, चाहे आर्थिक रूप से मजबूती हो, चाहे पारिवारिक रूप से मजबूती हो, तो वो सक्षम होता है। तो जो सक्षम है वो पहाड़ छोड़ रहा है। पहाड़ में वही टिक रहा है जो मजबूर है, जो छोड़ नहीं सकता, जो सक्षम नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों के हाथ में पहाड़ छोड़ा हुआ है
जिनमें वो क्षमताएं उतनी है नहीं, क्षमताओं तो नीचे भाग गया। तो वहां से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो क्षमताएं नीचे को आ रही हैं, उनको रोकने का प्रयास होना चाहिए। और सबसे पहले तो एक मुहिम चलनी चाहिए कि जो पहाड़ में चुनाव लड़के आते हैं, इनको पहाड़ में कैसे रोका जाए, पहले इसकी चिंता करो। अगर वो वहाँ रहेगा तो वहाँ फिर डेवलप भी करेगा, लेकिन देहरादून में बैठ के फिर गांव खेत खलिहान की बात करेगा तो वो बेमानी होगी, वो पचेगी नहीं लोगों को, और नहीं वहाँ कुछ हो पाएगा तो उस गति से जो होना चाहिए। तो आप लोग एक मुहिम चलाइए, कम से कम नेताओं को तो टिकाइए वहाँ कि भाई तुमने यहाँ के नाम पर नेतागिरी की है, आगे बढ़े हो, कम से कम यहाँ देखो तो सही, उनको टिकाइए पहले। तो उसके लिए मीडिया अपना मुहिम चलाए, मीडिया मुहिम बहुत चलाता है लेकिन सही विषयों पर कम चला पाता है। इन पर चलाओ ना, परिणाम आएंगे। भाई साहब, राजधानी की बात करें, पहाड़ी राजधानी आपकी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है। पहाड़ी राजधानी कितनी जरूरी है उत्तराखंड के विकास को लेकर? देखिए, पहाड़ में राजधानी के पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि राजधानी अगर पहाड़ में हो तो पहाड़ का विकास होगा, यही लोग मान के चलते हैं। और वो विकास का प्रतीक के रूप में देखा जाएगा कि भाई पहाड़ का राज्य है तो पहाड़ में राजधानी है तो पहाड़ में विकास होगा, इस एंगल से उसको देखा गया। अभी गैरसैंण के विषय को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रहती हैं। गैरसैंण के मुद्दे को मैं कुछ दूसरे एंगल से देखता हूँ। आपको ध्यान में होगा कि राज्य बनने के बाद कभी गैरसैंण की बात नहीं हुई थी। राज्य बनने से पहले जब आंदोलन चल रहा था तो यूकेडी ने गैरसैंण को राजधानी के रूप में एक उनका मुद्दा बनाया था, और वहाँ पर उन्होंने एक उद्घाटन भी किया था, पत्थर वगैरह लगाया था। मैं उसको देखने भी गया जब गैरसैंण गया। तो बेसिकली यूकेडी का एक मुद्दा था, और वो किन परिस्थितियों में था, किस सोच के साथ था। क्योंकि आप जानते हैं कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर पहले बड़ी खींचतान होती थी, लेकिन राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा से वो काम ठीक हो गया कि सब लोग एक होकर काम कर रहे हैं और अच्छा भाव एक खड़ा हुआ है। तो गैरसैंण जंक्शन है गढ़वाल का और कुमाऊं का, तो दोनों में कोई खींचतान ना हो और सेंटर का कोई इलाका हो। अब क्योंकि यूकेडी तो पहाड़ की बात सोचती थी, मैदानों में तो उनका कुछ था ही नहीं, कहाँ यूकेडी मैदानों में रही, पहाड़ पे थोड़ा बहुत था उनका। तो उन्होंने गैरसैंण को एक राजधानी के रूप में स्थापित किया, वो भी राज्य बनने से पहले उनके मुद्दे का एक हिस्सा था। वो राज्य बनने के बाद धीरे धीरे गैरसैंण की बातें चलने लग गई, और फिर कांग्रेस ने उस मुद्दे को पकड़ा, बीजेपी ने उस मुद्दे को पकड़ा, और आज उसका परिणाम ये निकला कि हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना पाए हैं। अब इस पर भी बहुत सारे लोगों के कहना है कि साहब अस्थायी राजधानी क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस ने, उस दिन मैं सदन में था जिस दिन इसकी घोषणा हुई, जब बजट हम लोग पेश कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। तो कांग्रेस की हवाइयाँ उड़ गई, उनको समझ में नहीं आया हमें क्या करना चाहिए। बाद में 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने प्रेस की कि साहब हम फिर सत्ता में आएंगे तो उसको अस्थायी राजधानी बनाएंगे, उन्होंने कहा इसको। लेकिन वो ग्रीष्म भी नहीं बना पाए, जबकि वो तो सत्ता में रहे, हमसे पहले वही थे, नारायण तिवारी जी के टाइम पे वही थे। तो वो चाहते तो उसको कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी का, और हमारे एजेंडे का विषय भी था। और वहाँ पर मैंने, जो मेरा भाषण है उसके अंश आज भी होंगे, तो मैंने ये कहा कि हमको ये बात आगे के लिए भी रखनी चाहिए कि जिस दिन हम गैरसैंण के अंदर पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं जुटा लेंगे, उपलब्ध करा देंगे, तो हो सकता है कालांतर में गैरसैंण कोई अस्थायी राजधानी बनाया जाए। ये हो सकता है, उसकी संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी से वो संभावना और बढ़ गई है, और वो एक ट्रैक आगे को चला है। लेकिन आज की परिस्थितियों में वहाँ जब तक अवस्थापना सुविधाएं पूरी, आज भी हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा वहाँ, मैंने कहा इसमें हरीश रावत जी का भी रोल है, विजय बहुगुणा जी का भी रोल है, पलमारा जी का भी रोल है, मैखुरी जी का भी रोल है, जबकि वो तो बीजेपी के लोग नहीं थे, ये तो अब आए बीजेपी में। लेकिन इन्होंने गैरसैंण में जो थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, आज उसके कारण हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बोल पा रहे हैं, जब बना पा रहे हैं। तो हो सकता है जिस तरह हमारी योजना 25,000 करोड़ की योजना मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है वहाँ कि 25,000 करोड़ रुपये हम वहाँ पर खर्च करेंगे, हो सकता है आने वाले 10 साल में, 20 साल में वहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए कि हम उसको अस्थायी राजधानी बनाने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन आज नहीं है, वो उस समय आ सकता है, तो उसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मैंने वहाँ पहले भी कहा, वहाँ भाषण में मेरे दिया हुआ, और मैंने पार्टी में भी बात रखी है कि हमको संभावनाओं को जिंदा रखना चाहिए अगर हम ऐसा कर पाते हैं। लेकिन कुल मिला के जो पहाड़ की राजधानी है, हम उसको पहाड़ में इसलिए देखना चाहते हैं। एक तो ये जो राज्य का स्वरूप है, पहाड़ी राज्य बना रहे। दूसरा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, भाई मेन लड़ाई तो पहाड़ के लोगों ने लड़ी थी ना। आंदोलन भले ही देहरादून की धरती पर हुआ, लेकिन पहाड़ के विकास के लिए हुआ। आंदोलन हरिद्वार में हुआ होगा, लेकिन पहाड़ के लिए हुआ। आंदोलन हल्द्वानी में हुआ होगा, लेकिन पहाड़ के लिए हुआ। तो मूल में तो पहाड़ का विकास है, मूल में पहाड़ का विकास है। तो उस मूल भावना से हम जुड़े रहें ताकि हमारा फोकस वहाँ के विकास पर रहे। इसलिए पहाड़ की राजधानी की हम लोग बात करते हैं, और
मैं इस बात का पक्षधर हूँ और मैंने आपको बताया कि मैंने तो भाषण में भी दिया हुआ है कि आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कल हम गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बना पाएं, लेकिन तब तक तो व्यवस्था चलेगी ना, तो वो विषय भी जिंदा है। भाई साहब, आखिरी सवाल आपसे। इन 20 सालों में 10 मुख्यमंत्री हमारे बदले हैं, कहीं ना कहीं अस्थिरता हमारी देखने को मिली है। आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे, फिर आप 2 बार मेयर रहे, आज विधायक हैं। आपकी नजरिया में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहे अब तक उत्तराखंड के? देखिए, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ दिया है इस राज्य को, आकलन अपना अपना है। नित्यानंद स्वामी जी आए थे तो बहुत सरल व्यक्ति थे, और मैं मानता हूं कि 10 करोड़ का ओवरड्राफ्ट लेकर राज्य स्टार्ट हुआ था जब हमें राज्य बना था। तो जहां से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, जहां धरातल तैयार हुआ, वो स्वामी जी के समय से तैयार हुआ। उसके बाद कुछ विषय थे, आंतरिक मतभेद थे, उसके कारण कोश्यारी जी वहां पर आए। कोश्यारी जी ने भी बहुत कम समय मिला उनको काम करने के लिए, तो उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। एनडी तिवारी जी 5 साल पूरे रहे, उनके कार्यकाल में कुछ बहुत अच्छे काम हुए, जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अच्छा काम हुआ। लेकिन एक दो परंपराएं बहुत गलत पड़ी, जिससे आज उत्तराखंड आज भी भुगत रहा है। एक तो ये दायित्वों की जो भरमार है, लाल बत्तियों की जो भरमार, लाल बत्ती सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन दायित्वों की जो भरमार है ये एनडी तिवारी जी की देन है। और जो विवेकाधीन की बंदरबाट है, ये उस समय हुई। तो दायित्व बांटने और विवेकाधीन कोष का अनाप शनाप आवंटन, ये इसकी बुनियाद में उस समय एनडी तिवारी जी थे। तो कहीं उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, तो लेकिन खराब चीज़ों की बुनियाद भी वो रखे गए, जिससे आज सब त्रस्त हैं। आज भी हर पार्टी की सरकार आती है, 150 दायित्व बांटे जाते हैं। इतना छोटा सा राज्य मेरा है, इस छोटे से राज्य में 100 लोग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनने क्या मतलब बैठता है? अरे 10-15 लोगों में पूरा राज्य चलता है। वो भारी तो है राज्य पर, उतना भार तो है, लेकिन क्योंकि परंपरा पड़ गई तो कार्यकर्ता दबाव बनाता है, सरकारों को करना पड़ता है। तो वो उस समय उन्होंने वो गलतियां उनके द्वारा उस समय हुई हैं। मेरे हिसाब से खंडूड़ी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा चला, लोग आज भी उसको याद करते हैं। लेकिन वहां गलती हमारे यहाँ के मानस से हुई कि हमने 5 सीटें हरवा दी लोकसभा की। निशंक जी आए, निशंक जी ने गति देने का प्रयास किया। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि निशंक जी को भी हटना पड़ा, उनको भी समय पूरा नहीं मिल पाया काम करने का। फिर खंडूड़ी जी आए, उन्होंने 5-6 महीने बिल्कुल 2020 खेला, बहुत बढ़िया काम खड़ा किया। बहुत सारे निर्णय उस समय हुए, बहुत सारे निर्णय हुए, और बहुत गति से वो निर्णय हुए और बड़े प्रभावी निर्णय हुए उस समय। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिस कोटदार से वो चुनाव लड़े, वो कोटदार ने उनको चुनाव हरवा दिया। आज भी लोग उसको एक भूल के रूप में देखते हैं। बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, विजय बहुगुणा जी आए। विजय बहुगुणा जी काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो उस समय मेयर था। उन्होंने काम किया तो उनके अंदरूनी राजनीति के कारण हरीश रावत जी आ गए। हरीश रावत जी के सलाहकार ऐसे बने कि हरीश रावत जी को जाना पड़ गया। आज त्रिवेंद्र जी हैं। मेरा ये मानना है कि सबके समय कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री बनना और राजनीतिक अस्थिरता ये प्रदेश को हमेशा नुकसान देती है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती है। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, तब तक ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी और आप योजनाओं को अस्थायित्व तो नहीं दे पाते हैं। तो ये खत्म होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड को भी ये आदत डालनी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को मुख्यमंत्री बना दो, 1 साल बाद लोग उससे नाराज होना शुरू कर देते हैं, 2 साल बाद एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्योंकि बड़ा लड़के लिया ना, राज्य संघर्ष से आया है ना, राज्य सामान्य परिस्थिति में नहीं आया, राज्य तो सड़कों पर संघर्ष से आया है। तो जो चीज संघर्ष से प्राप्त की जाती है उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। जब उसके अनुरूप निर्णय नहीं होते या उसके अनुरूप हमको रिजल्ट नहीं मिलते तो हम बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं, हम रिएक्शन में आ जाते हैं, या यही हो रहा है। और हम क्योंकि रिएक्शन में आ रहे हैं तो उसके कारण फिर हम एक नेगेटिव माहौल बनाते हैं। नेगेटिव माहौल बनाने में सरकारें बदल जाती हैं। अब लोगों ने बीजेपी को बदला होगा, कांग्रेस को लाएंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ लाएंगे, लेकिन उससे भी नाखुश हो गए। तो नाखुश होकर तो उनको 11 सीट पे सिमट दिया। अब बीजेपी को लाए हैं तो बीजेपी से फिर नाराज हो जाएंगे, फिर एक चुनौती खड़ी हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ के मानस को, मैंने आपको कहा कि इस राज्य को हमने बनाया तो चलाना भी हम ही को है। वो हर चीज सरकारों पर निर्भर होकर न रहें, स्वयं भी योगदान करें, इस ओर सोचना पड़ेगा और सरकारों को अपना काम करने देना चाहिए। और बहुत ज्यादा ये मुख्यमंत्रियों को बदलने की परंपरा ये पार्टियों को भी नहीं करना चाहिए।
जिसको एक बार स्टेब्लिश किया उसको पूरा चलाइए, उसको पूरा समय दीजिए 5 साल। भाई किसी को बनाया था 5 साल के लिए बनाया था, 5 साल उसको काम करने दीजिए ना। फिर पार्टियां उसका आकलन करेंगी। अगर पार्टी को लगता है कि अमुक के नेतृत्व में काम ठीक नहीं हुआ तो पार्टी अपना नेता बदलेगी ना, क्या दिक्कत है? पार्टी अपना नेतृत्व बदलेगी। जनता क्यों पार्टियां बदल रही है? जनता अपना काम करे। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा बड़ा विषय है, इस पर बहुत खुले मस्तिष्क से विचार करने योग्य है। ये पार्टियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जनप्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण है, जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जनता छोटी छोटी बातों पर नाराजगी न दिखाए, थोड़ा पेशेंस के साथ नेतृत्व के साथ खड़ी रहे, तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम आएंगे। धन्यवाद भाई साहब। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरीके से अस्थिरता हमारे यहाँ रही है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे विकास में भी हुआ है, और जो वर्क कल्चर हमारा डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरला, समय साक्ष्य, देहरादून।